A very good morning to all of you, children and sir also. You are very warm welcome in class ninth and also our BMC YouTube channel और ऑनलाइन Zoom लेक्चर. सब्जेक्ट है आज का अपना इंग्लिश. माय नेम इज सरिता सुहास नारदे. स्कूल नेम इज चारकोप सेक्टर 1 म्यूनिसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल. आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज. उसमें हम आज एक स्टार्टिंग ले रहे, जैसे हम वार्म अप ले रहे. कोई भी चीज़ अगर हम शुरू करते हैं तो उसका हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, उसका पुनरावलोकन करते हैं और फिर उस विषय के बारे में आपको पहले माहिती होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सब आपके पास होनी चाहिए. इसीलिए आज का पहला लेक्चर है अपना इंट्रोडक्शन टू रिलेटेड सब्जेक्ट एंड आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज. इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट. आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट. अपना जो इंग्लिश का बुक है वो है माय इंग्लिश कोर्स बुक 9th स्टैंडर्ड, जिसमें हमें अभी कोई भी अगर लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें जो स्किल्स होते हैं, पहले तो हमें सब्जेक्ट के बारे में, इंग्लिश सभी बच्चों को पता है इंग्लिश लैंग्वेज. उसमें रीडिंग, राइटिंग, कंपोजिशंस, ये सब चीज़ें आती है, ये भी सभी बच्चों को पता है. उसके बाद अगर कोई भी लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, तीनों लैंग्वेज है, तो उसमें हमें लिसनिंग, स्पीकिंग, ये जो क्वालिटीज़ होती है जो हमें होनी चाहिए. और आप तो अभी 8th स्टैंडर्ड तक अभी वही पढ़ के आए हो, अभी 9th स्टैंडर्ड में नए नए बच्चे आए हो आप, तो ये क्वालिटीज़ आप सब में होगी ही, पर उनको और शार्पन करने का काम हमें 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में होता है. बिकॉज यहाँ पर आपको आंसर्स, लेटर्स, डायलॉग राइटिंग्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है. तो लिसनिंग जो है, लिसनिंग मतलब श्रवण जिसे हम कहते हैं, मतलब हमारे जो ईयर्स है वो बहुत एक्टिव होते हैं, उसमें कोई भी डोर नहीं है, इसीलिए हम सब बातें अच्छे से सुनते हैं, पर जो बात अच्छी होती है वही हमें सुननी चाहिए. वैसे ही लिसन अटेंटिवली टू एन एंटायर स्पीच. अगर कोई भी टीचर, हिंदी, मराठी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, कोई भी अगर आपको कुछ भी, या आप अदर जहाँ पर भी आप जाते हो, बोलते हो, पढ़ते हो, कोई भी पोस्टर देखते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि आपको जो आप पढ़ रहे हो उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए. स्पीच, स्टोरी, पोएम, प्रोग्राम एटसेट्रा. प्रेडिक्ट द नेक्स्ट पार्ट, नरेशन. बिकॉज इन आवर सब्जेक्ट आपको पैराग्राफ राइटिंग भी है, स्टोरी राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग है, लेटर राइटिंग है. उसके लिए आपको वोकैबुलरी आपका इंक्रीज होना बहुत इम्पोर्टेंट है. और उसके लिए आपको बार बार कोई भी इंग्लिश की बुक आप पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि खाली इंग्लिश 9th स्टैंडर्ड की बुक आपको पढ़नी है. बुक भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे उसमें कंटेंट है, उसको आपको कैसे फॉलो करना है, विषय आपको कैसे उसमें प्रोग्रेस करना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस होने वाली है. नोट द प्रोनाउंसिएशन. डेली बेसिस पे आपको टीचर्स तो अपने अपने क्लास टीचर या अपने सब्जेक्ट टीचर्स आपको होमवर्क या हार्ड वर्ड्स, डिक्टेशन वर्ड्स लर्न करने के लिए देते ही है, जो कि आपको लिखने होते हैं, उसका हिंदी मीनिंग. बिकॉज इट वेरी गुड फॉर ट्रांसलेशन पार्ट इन अवर एग्जाम रिलेटेड ही हम सब एक करते हैं, पर आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी यहाँ पर होता है. बिकॉज ईच लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर यू. लर्न न्यू वर्ड्स. बुक में से वर्ड पढ़ने हैं, पर आपको और अदर वर्ड्स, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है, अदर स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है. बिकॉज अदर एक्टिविटीज में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, एंड ऑल बीएमसी स्टूडेंट्स आर वेरी गुड in all activities. Expression and enrich his or her vocabulary through reading.
आप जितना पढ़ोगे उतना आपका होकेबुलरी मतलब क्या, शब्द संचय जिसे हम कहते हैं, मतलब शब्दों का स्टोरेज ऑफ वर्ड्स इन अवर माइंड, तो वो बढ़ना चाहिए। बिकॉज ऑन द स्पॉट हमें अगर कुछ लिखने बोले, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, इट इज़ वेरी इजी। माई सेल्फ अगर आपको लिखना है और माई फैमिली, तो भी आपको कभी कभी ऐसे होता है कि लिखने जाते हैं तो कोई कोई शब्द हमें याद नहीं आते, अरे हिंदी में इसको ये कहते पता है पर इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो उसके लिए आपको वोकेबुलरी रीडिंग जो है वो बढ़ाना है। अदर सेकेंड है स्पीकिंग, और ये कब बढ़ने वाला है, जब आप स्पीकिंग करोगे। जैसे कि हम ऑलवेज मदर टंग यूज करते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, पर ज़्यादातर हमें ट्राई करनी है जो अदर लैंग्वेजेस है, जैसे आपका सेकंड लैंग्वेज मराठी है, थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो भी आपको ट्राई करना है। आपके फ्रेंड्स से बातें करो, छोटे छोटे शब्द बनाओ, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, और आपको डिस्कस करना है एक दूसरे के साथ। रीड अलाउड अ पोएम, जो भी आप पढ़ रहे हो वो पूरा आपको, मतलब जो भी आप रीड कर रहे हो उसको डिस्कस करो, आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, आपके टीचर्स के साथ डिस्कस करो, no issue. Initiate a conversation in English with your friends, elders, etc. Then reading means these are qualities and आप ये एक्टिविटीज तौर पे आप ये कर सकते हो। ये मैं स्टार्टिंग इसीलिए ले रही हूँ बिकॉज इट्स स्टार्टिंग पार्ट ऑफ आवर बुक ऑल्सो, टेक्स्ट बुक ऑल्सो, बट वो कभी कोई पढ़ते ही नहीं है बिकॉज हम सीधा लेसन पे आ जाते हैं। पर लेसन या पूरा बुक पढ़ने के लिए अपने पास एक चीजें होनी जरूरी है। रीडिंग, रीड पेशेंटली टिल द एंड ऑफ द पीस। ठीक है, हमें थोड़ा बोरिंग लगता है कि अरे ये तो बहुत ये है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कोई वर्ड्स तो हमें आते ही नहीं है। तो कभी भी रीडिंग करते वक्त आप पेन पेंसिल साथ में लेके बैठो, उसको अंडरलाइन करो और वो वर्ड सब एक पेज पे लिख लो, और बाद में आप टीचर से पूछ सकते हो कि इसका हिंदी में नहीं तो फिर अपना गूगल से या इंग्लिश डिक्शनरी ऑलवेज सब बच्चों के पास होती है। मतलब आपके पास फिजिकली नहीं पर आपको मोबाइल में सब चीज़ें मिल जाती है। तो मोबाइल का यूज़ भी अपने को अच्छे तरीके से करना है ताकि हम अपनी पढ़ाई में प्रोग्रेस कर सकें और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से हम इंग्लिश के आंसर्स लिख सके, क्योंकि सब चीज़ें याद करना ज़रूरी नहीं है। और इंग्लिश इज़ द इजीएस्ट लैंग्वेज एज आई सेड, बिकॉज उसमें पैराग्राफ्स दिए रहते हैं, सब चीज़ें आपको वहीं पे दी रहती है, खाली आपको ढूंढना होता है और लिखना होता है। पर उसके लिए भी अपना अगर थोड़ा सा ये रखेंगे, हम रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस रखेंगे तो बहुत इजी जाने वाला है। रीड केयरफुली टू अंडरस्टैंड अ न्यू कंसेप्ट और आइडिया। कोई भी अगर हम रीडिंग करते हैं, मैंने बोला है आपको कि एनी अदर बुक पढ़ सकते हो, नॉट ओनली इंग्लिश, माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, और नॉट ओनली 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, कोई भी इंग्लिश बुक आप अदर रीडिंग के लिए पढ़ सकते हो। बट सिलेबस वाइज और एग्जाम वाइज आपको 9th स्टैंडर्ड की बुक पढ़नी है। लर्न न्यू वर्ड्स एक्सप्रेशंस एंड एनरिच, न्यू वर्ड्स ढूंढने हैं, न्यू वर्ड्स लर्न करने हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन वोकेबुलरी। देन राइटिंग, अभी कभी कभी कोई बच्चों में ऐसे हो जाता है कि रीडिंग आता है स्पीकिंग आता है बट राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ ग्रामर। तो अवॉइडिंग मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, तो जब भी हम अदर वर्ड्स या न्यू वर्ड्स लेते हैं उससे इंट्रोड्यूस होते हैं तो हमें उनका स्पेलिंग भी सही से लर्न करना है। अभी ये बातें तो आपको प्राइमरी में भी हो चुकी होती है बिकॉज डिक्टेशंस आर देयर आल्सो। एक्सप्रेशन वंस ओन थॉट्स, खुद से अपना कंसेप्ट लिखने की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। खुद से आपको आप ये कर सकते हो कि हमें फॉर एग्जाम्पल एनी अदर टॉपिक यू कैन टेक, express or own your ideas related with that topic, express one's feeling or emotions using appropriate language। और जो भी आप कुछ लिख रहे हो आप टीचर से चेक कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस मैंने सही लिखा है, कौन सा सेंटेंस में क्या चेंजेस होने चाहिए थे। ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी और आपका नॉलेज
and confidence, both are also increasing there. देन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब जो एक्टिविटीज है ये आपको खुद से करनी है, खुद से चेक करनी है, ताकि आपको उसमें कोई भी चीज लर्न करने में या रीडिंग करने में आपको घबराहट नहीं होगी, बिकॉज इंग्लिश से थोड़ा बच्चे डरते हैं, पर वैसी कुछ बात नहीं है। सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज इंग्लिश है मेरे ख्याल से तो भी। देन वी आर कम टू आवर कंटेंट। टेक्स्ट बुक पीडीएफ के तौर पर आप सभी बच्चों ने अपने व्हाट्सएप पे या आपके ग्रुप में टीचर्स ने दिया ही होगा, वो सब आपने देखा ही होगा। कंटेंट जो भी है अपने को पूरे 5 यूनिट है, यूनिट 1 2 3 4 5 ऐसे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। सॉरी 4 यूनिट है आपको। In whole your textbook you have 4 units. In one unit, first unit you have 5 lessons, but in there 2 poems and 3 lessons. First is let's begin, because we are beginners in 9th standards. Then let's begin में आपको जो फर्स्ट पोएम दिया गया है, वॉक ए लिटिल स्लोअर, बहुत अच्छा और इजी लैंग्वेज है, सॉरी पोएम है। पोएम से रिलेटेड जो भी है, जैसे पेपर पैटर्न आपको बाद में बताया ही जाएगा कि कैसे होता है, बिकॉज कंटेंट जो है उसमें लेसन्स और पोएम ये जो भी है वो आपको 30 + 10 मतलब सॉरी 20 मार्क्स का आपको पैसेजेस आते हैं और 10 मार्क्स का आपको पोएम आता है। पोएम में अप्रिसिएशन होता है और कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। वो आपको सब एग्जाम से रिलेटेड या फॉर्मेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट स्टेप में आपको बताई जाएगी। पर जो कंटेंट है वो लिटिल स्लोअर पोएम है। देन द फोन दे हैड स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। देन होप इज द फीलिंग थिंग विथ फीदर्स, ये भी एक पोएम है। देन स्टोरी ऑफ टी एंड द नेकलेस, लेसन्स है। तो आपको लेसन्स या पोएम लिखने में या पढ़ने में जो भी चीज़ें करनी है, इसीलिए मैंने आपको ये जो स्किल्स बताए हैं, पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, नरेशन या राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। नया नया बुक आता है तो हम पहले पढ़ लेते हैं, तो उतना इंटरेस्ट से हमें एक ये चीज़ करनी है। उसके बाद आपको हर एक पार्ट के नीचे लैंग्वेज स्टडी या ग्रामर का जो भी पार्ट दिया रहेगा वो आपको लिखना है, अंडरस्टैंड करना है कि कैसे ये होता है। जैसे ग्रामर के लेक्चर्स या लेसन्स आपके होंगे तो आपको धीरे धीरे वो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। पर पढ़ते हुए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एनी डिफिकल्ट वर्ड जो भी आपको लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट का मीनिंग आपको नहीं पता है तो उसको अंडरलाइन करो और बाद में आप टीचर से या आपके फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड यूनिट है, उसमें कंपैरिजन, इट इज ऑल्सो पोएम। देन हेलन किलर एंड एनी लेसन, मार्क ट्वेन, प्लीज लिसन इज अ पोएम एंड अ प्ले इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक डायलॉग राइटिंग के जैसे ये किया है और आपको वहाँ पर डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं वो भी आपको एक समझ में आने वाला है कि कैसे डायलॉग राइटिंग किया जाता है। उसके बाद है आपका थर्ड यूनिट जो है, उसमें भी पोएम एंड लेसन्स है। ये सब कंटेंट आपको टेक्स्ट बुक के फर्स्ट इंडेक्स में भी मिल जाता है। द फॉल ऑफ ट्रॉय, टू अ बटरफ्लाई, और एनी पोएम पर आप जब भी पढ़ते हो, पोएम जब भी पढ़ते हो तो उसको पहले ध्यान से अक्षरों को, शब्दों को अच्छे से देखना है, पढ़ना है और फिर उनके मीनिंग आपको ढूंढने हैं ताकि आपको पूरे पोएम का, पूरे लेसन का मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो हम इंग्लिश हिंदी दोनों इसमें बताते ही है, पर तो भी आपका एक खुद से सेल्फ स्टडी जो होता है वो आपको थोड़ा स्टार्ट करना है। 9th 10th स्टैंडर्ड में उसका बहुत इम्पोर्टेंस है और वो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो डिफिकल्ट वर्ड, डिक्टेशन वर्ड्स, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद हर एक पार्ट में आपको ऑथर या वो सब चीज़ें दी जाती है।
इंग्लिश में ग्रामर होता है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, लैंग्वेज स्टडी जो भी पार्ट है, इंग्लिश का जो फॉर्मेट है, पेपर का फॉर्मेट है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो लैंग्वेज स्टडी ही होता है। वो 10 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। उसमें आपको कंप्लीट द वर्ड, पंक्चुएट द फॉलोइंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्ड चेन, ये सब टाइप के आपको क्वेश्चंस वहां पर दिए जाते हैं। वो आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जब लिया जाएगा तब आपको बताया जाता है। उसके बाद आपको ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो भी है वो आपको अगर इजीएस्ट करनी है तो आपको पहले तो उसका ये सब जो स्किल्स मैंने बताए हैं वो सब आपको कंटेंट को लेके आपको ये पढ़ना होता है। अभी आपको एक स्क्रीन पर इंग्लिश का कोर्स बुक दिख रहा होगा। दिस इज अवर इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9। पहले पेज पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा पिक्चर दिया है, बिकॉज दिस पिक्चर इज ऑल्सो रिलेटेड विद दैट स्किल, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ये सब चीज़ें आपको कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पर करनी है ताकि आपको हर एक पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आए, और अगर दिक्कत आती भी है तो आपको टीचर से कंसल्ट करना है, टीचर्स का गाइडेंस लेना है कि आपको कैसे उसमें ये करना है। तो यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स वेरी वेल। लिसनिंग, स्पीकिंग, ये जो है सब आपको प्रैक्टिस के तौर पर ये सब आने वाला है। कंटेंट अभी जो मैंने बताया वही कंटेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक नई शुरुआत हमें यहाँ पर करनी है। पोएम्स और लेसन्स 4 यूनिट है, चारों यूनिट में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। तो जो पहला यूनिट है उसमें हम स्टार्टिंग जो भी करते हैं, जैसे वोकल लिटिल स्लोअर है, ये आपके और आपके फादर मतलब एक बच्चा और उसके पेरेंट्स के बीच का जो भी डिस्कशन है वहां पर आपको दिया गया है। देन सेकंड स्टोरीज एंड पोएम बहुत अच्छे से है। एक चीज आपको इंग्लिश और जो उसका इंट्रोडक्शन है, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन जो भी है उसमें आपको 80 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। पूरा टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर रहता है। उसमें आपको 10 मार्क्स का लैंग्वेज स्टडी होता है। देन 10 मार्क्स के 2 पैसेजेस पूछे जाते हैं। पैसेज इन द सेंस आपको कोई भी, फॉर एग्जांपल लेसन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द फन दे हैड लेसन है, तो आपको पैराग्राफ, इतना पैराग्राफ दिया रहेगा और उसके ऊपर के ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको आंसर्स इसी पैराग्राफ में, इसी पैसेज में से ढूंढ के आपको लिखने होते हैं। तो ऐसे दो टाइप के, दो प्रकार के पैराग्राफ्स या दो पैसेज आपको आपके टेक्स्ट बुक में से, ये जो सामने आपको टेक्स्ट बुक दिखाई दे रहा है उसी में से ही आपको दो पैराग्राफ या दो पैसेजेस पूछे जाते हैं। कोई भी पार्ट के पूछे जा सकते हैं। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 2 यूनिट और सेकंड सेमेस्टर में नेक्स्ट 2 यूनिट ऐसे सिलेबस होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट इसमें जो भी 2 पार्ट, कोई भी पार्ट, मतलब फर्स्ट और सेकंड यूनिट में से कोई भी पार्ट का आपको एक पैसेज पूछा जाएगा और उसके ऊपर के आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। ऐसे 20 मार्क्स के लिए 2 पैसेज पूछे जाते हैं। और देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको पोएम का एप्रिसिएशन और पोएम का कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो आप अभी बोलोगे कि एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है एंड कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है। तो एप्रिसिएशन इन द सेंस आपको रसग्रहण, जो आपको हिंदी में और मराठी में भी है, रसग्रहण पूछा जाता है। तो वो 5 टाइटल के अंडर पूछा जाता है। जैसे टाइटल, पोएम का टाइटल लिखना होता है, फिर ऑथर का नाम लिखना होता है, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसके बाद सेंट्रल आइडिया होती है और राइम स्कीम। ऐसे 5 प्रकार के प्रश्न वहां पर रहते हैं, उनको खाली आपको लिखना होता है। पोएम आपके सामने दिया जाता है, मीन्स इन क्वेश्चन पेपर। वो फॉर एग्जाम्पल वोकलिटी स्लोअर पोएम है, उसका अगर आपको अप्रिसिएशन पूछा गया है तो क्वेश्चन 3
में इसका 3B में इसका अप्रिसिएशन पूछा जाता है, वॉक अ लिटिल स्लोअर। तो पूरा पोएम आपको दिया जाएगा, वहाँ पर प्रिंट इसका दिया जाता है और फिर आपको क्वेश्चंस या टाइटल्स जो भी है वो आपको लिखने होते हैं। जैसे टाइटल लिखना है तो पोएम का टाइटल आपको सामने ही ऊपर साइड में दिया रहता है, वो वॉक अ लिटिल स्लोअर लिखना है। उसके बाद पोएट का नाम लिखना है तो आपको पोएम के एंड में मिलता है, जहाँ पर मैं ब्लू उसको हाईलाइट कर रही हूँ, वहाँ पर आपको पोएट का नाम मिलता है। पोएट मतलब उस कविता को लिखने वाले कवि या कवयित्री कोई भी हो सकते हैं। तो उसके बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच जो कि आपको ग्रामर में पढ़ाया जाएगा, अलंकार जिसे हम कहते हैं, वॉक, फिर पोएम दिया उसको हम एप्रिसिएशन ऑफ पोएम मतलब रसग्रहण कहते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है, फॉर उसके लिए भी आपको 2 पैराग्राफ नहीं तो 2 स्टांजास ऐसे कुछ दिया रहता है और उसके ऊपर के क्वेश्चंस मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, उसके आंसर्स आपको लिखने होते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। मतलब क्वेश्चन आंसरिंग जो पार्ट है उसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो पोएम जो है 5 मार्क्स के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए पूछा जाता है और 5 मार्क्स के लिए आपको एप्रिसिएशन के लिए पूछा जाता है। देन आपको एक अदर पैराग्राफ भी आता है, इसीलिए मैंने अदर रीडिंग बोला है, अदर एक्टिविटीज बोला है। वो क्यों बोला है, इसकी वजह से बोला है बिकॉज ऑफ 10 मार्क्स के लिए आपको अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज मीन्स जो आपने कभी आपके टेक्स्ट बुक में का नहीं रहेगा, अदर देन टेक्स्ट बुक होता है और वो आपको 10 मार्क्स के लिए, जैसे आपको पैसेज आपने टेक्स्ट बुक का होता है सेम टू सेम होता है, वैसे ही क्वेश्चंस उसमें भी पूछे जाते हैं। पूरा 10 मार्क्स के लिए आपको पैराग्राफ या ये मिलता है, उसको नॉन टेक्सचुअल पैसेज ऐसे कहते हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अनसीन पैसेज आता है और उसी का समरी राइटिंग भी आपको पूछा जाता है। देन है क्वेश्चन नंबर 5 से आपका पूरा राइटिंग स्किल स्टार्ट होता है। राइटिंग स्किल में आपको जैसे कि आपको हर एक पार्ट के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको लैंग्वेज स्टडी या ग्रामर का थोड़ा टॉपिक दिया रहेगा और फिर आपको लेटर राइटिंग, फॉर एग्जांपल है देखिए यहाँ पर आपको डायलॉग राइटिंग दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए आपको दिखाया गया है कि डायलॉग राइटिंग कैसे होता है, कैसे किया जा सकता है। डायलॉग राइटिंग इन सेंस आपको कॉन्वर्सेशन होता है, एक दूसरे के बीच का संवाद जिसे हम कहते हैं, संवाद लेखन भी आप इसको कह सकते हो। तो डायलॉग राइटिंग में 2 या 3 कैरेक्टर्स जो भी है आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और डायलॉग राइटिंग ऐसे इस तरीके से आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना होता है, वहाँ पर आपको लिखना होता है। तो डायलॉग राइटिंग ये सब आपको राइटिंग स्किल में पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लेटर राइटिंग होता है। उसके बाद बी सेक्शन में आपको स्टोरी डायलॉग राइटिंग आता है, स्टोरी राइटिंग होता है, रिपोर्ट राइटिंग होता है, नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल, ऐसे अलग अलग तरीके के आपको पैटर्न्स वहाँ पर दिए जाते हैं। वो जब आपका पेपर फॉर्मेट होगा तभी भी आपको ये सब चीज़ें बताई जाएगी। पर स्टार्टिंग में अगर आपको पेपर क्या एक स्ट्रक्चर अगर मतलब ये अगर आप नोन हो उससे, आपको माहिती है उसकी, तो आप अच्छे से उसी तरीके से पढ़ाई आप कर सकते हो। बिकॉज 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का पेपर पैटर्न, पेपर फॉर्मेट सेम है, तो आप 10th की शुरुआत आप 9th से ही कर सकते हो। तो डायलॉग राइटिंग्स वगैरह जैसे भी जो भी आपका टेक्स्ट बुक में आपको सब चीज़ें अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको दी गई है कि आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे आप उसको फील कर सकते हो। उसके बाद आपको एक वार्मिंग वार्मिंग या चिट चैट एक्टिविटी जो भी आपके हर एक पार्ट में या हर एक कविता के पहले ही दिया रहेगा, हर एक पोएम के स्टार्टिंग में ही चिट चैट एक्टिविटीज है, तो उसका भी आपको बहुत हेल्प डायलॉग राइटिंग में मिलता है। या उसका ये मतलब यूटिलाइजेशन आप क्वेश्चन पेपर में या आपके स्टडी में कर सकते हो, क्योंकि वो लिखोगे तो आपका अदर नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका सेंटेंस मेकिंग, आपका वोकेबुलरी उससे बहुत प्रोग्रेस होने वाली है। तो ये सब चीज़ें आपको बुक पढ़ते हुए ध्यान में रखनी है। बुक पढ़ते समय ये सब चीज़ें कंप्लीट भी रखनी है।
और डिस्क्रिप्शन, जैसे कि पैराग्राफ राइटिंग जो भी आता है, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स या छोटे छोटे मुद्दे लेके आपको जो भी पसंद है वैसे भी पॉइंट्स आप ले सकते हो। जैसे कोई इश्यूज है, कोई समस्याएं है, उससे रिलेटेड भी आप 5-10 लाइन का, 15 लाइन्स का, ऐसे खुद के बेसिस पे आप लिख सकते हो और फिर टीचर से आप गाइडेंस लेके उसको चेक कर सकते हो। देन आपको हर एक कविता में या पाठ के बाजू में देखिए, आपको दिख रहा होगा साइड में, तो आपको हार्ड वर्ड्स दिए हैं। अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में भी कि आपको डिक्टेशन वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स लिखने होते हैं, तो आपको हार्ड वर्ड्स का मीनिंग ऑलरेडी यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, तो जो कि आपको हिंदी में भी लर्न करके रखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ये जो साइड में दिया रहता है पोर्शन, यहाँ पर आपको हार्ड वर्ड्स या कोई उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आपको पोएम या लेसन अच्छे तरीके से समझ में आया है कि नहीं आया है। आप खुद का इवैल्यूएशन खुद भी कर सकते हो कि मुझे ये कविता कहाँ तक समझ में आई है, कविता का टाइटल, पोएम का टाइटल कहाँ पे होता है, उसका ऑथर का नाम कहाँ पर होता है। बिकॉज एप्रिसिएशन ऑफ पोएम ये बहुत इजी है और 5 मार्क्स जो भी है वहाँ पर वो अपने को गेन करने हैं, मिलने ही चाहिए। ऐसे अगर इच्छा से हम वो करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको वो गाइडेंस मिल सकता है। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड है, देन ग्रामर, डिग्रीज है, टेंस है, ये सब जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपका 8वीं तक हो भी गया है, तो इस महीने में आपको वो खाली रिवीजन करना है और फिर उसका इम्प्लीमेंट आपको इस स्टैंडर्ड में करना है। और जो भी कुछ नहीं हम ये करते हैं, जैसे फिगर ऑफ स्पीच है, तो फिगर ऑफ स्पीच का भी आपको अलंकार जिसे हम कहते हैं, जो कि आपके हिंदी मराठी में हो ही चुके होंगे, वैसे ये है। तो वार्मिंग अप एक्टिविटीज हर एक पार्ट में दिया है, जैसे कि यहाँ पर भी देखिए द स्टोरी ऑफ टी आपको दिख रहा होगा, तो उसमें भी आपको चिट चैट एक्टिविटी में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके डेली रूटीन से रिलेटेड होते हैं। वो क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वोकैबुलरी और ऑल्सो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। क्योंकि इंग्लिश है तो आपको आंसर्स तो इंग्लिश में ही लिखने हैं, इसीलिए आपको डिस्कशन भी इंग्लिश में करना है। आपके फ्रेंड्स के साथ करो, टीचर्स के साथ करो, नो डाउट थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो भी चलता है, बिकॉज आप प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो आपको हर चीज़ में प्रैक्टिस करनी है, हर विषय में आपको मतलब जो एक्टिविटीज़ आपको बुक में दी गई है, पीडीएफ आपको पूरा व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल गया होगा। अगर नहीं, अगर जब स्कूल में बुक्स भी मिलेंगे तब भी आपके हाथ में इसका पूरा फिजिकली ये बुक आपके हाथ में आएगी, तो आप वो सब चीज़ें देख सकते हो। पर उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि हम नया बुक आता है तो तुरंत खोल के पढ़ लेते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो पहला ही जो ये है, तो आपको इंग्लिश जो पढ़ना है, मेन तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो जो शब्द है जैसे माई सेल्फ है, उसको कोई मी सेल्फ पढ़ेगा, कोई ये पढ़ेगा, तो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको पढ़ना है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रोग्रेस इस विषय में कर सकते हो। बिकॉज इंग्लिश लिखना और बोलना, जितना आप बोलोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतना आपका वोकैबुलरी बढ़ने वाला है, उतना आपका शब्दों का संचय जो है वो इंक्रीज होने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपका पूरा जो 4th यूनिट तक आपको इसमें ये है, जो कि मैंने कंटेंट में भी आपको बताया है कि कैसे उसमें 4 यूनिट दिए हैं, हर एक यूनिट में आपको 5 या 6 पार्ट है, उसमें 2-2 कविताएं भी है, हर एक इसमें 2-2 कविताएं हैं, मतलब टोटल आपको 7 से 8 कविताएं हैं। डिफिकल्ट वर्ड, देन डिस्कशन, जो पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आपको कि आपको डिस्कस करना है, एक दूसरे के साथ आपको वो चीज़ें शेयर करनी है, जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है,
टॉपिक्स है वो आपको एक दूसरे के साथ डिस्कस करने हैं। डिस्कस करने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको समझ में आता है कि अरे इसमें और कुछ चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, इसमें और चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का जो भी राइटिंग स्किल आपका 5th सेक्शन से चालू होता है, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये सब चीज़ें। क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग अगर आपको लिखना है तो आपको टॉपिक दिया रहता है, रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, टॉपिक दिया रहता है और फिर आपको न्यूज़, जैसे न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़ छप के मिलती है ना, वो वैसे ही आपको लिखना होता है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर वर्डिंग, प्रॉपर सेंटेंस उसके लिए लगते हैं। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे उसकी तो धीरे-धीरे प्रैक्टिस से सब चीज़ें आती है। ज़रूरी नहीं कि पहले ही मुझे नहीं आता है तो उसका टेंशन नहीं लेना है, पर सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सेकंड टाइम मैं बोल रही हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपको उसमें कुछ दिक्कत ना आए। तो डिस्कस करना है, डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट। आप टीचरों के साथ डिस्कशन कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो और वो सब चीज़ें आपको ओन वर्ड्स में लिखनी है। तो ओन वर्ड्स मतलब आपको खुद से शब्द उसमें डालने हैं, खुद से आपको सेंटेंस बनाने हैं। छोटे-छोटे पॉइंट्स वहाँ पर दिए रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टोरी राइटिंग है, तो स्टोरी राइटिंग के लिए आपको छोटे-छोटे हेडिंग्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, पर उसका एक्सपांशन आपको वहाँ पर करना होता है, एक्सपांशन आपको वहाँ पर करना होता है, क्योंकि एक ही सेंटेंस भी बनाना है, एक शब्द से लेके आप 10 सेंटेंस भी बना सकते हो, तो उसका भी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है। फिर आर्टिकल्स, कंपाउंड वर्ड्स मतलब जैसे जोड़ शब्द होते हैं ना, इसमें भी वैसे कंपाउंड वर्ड्स। देन क्विक थिंकर्स मतलब आपको ऑन द स्पॉट 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी आप खुद से टाइमिंग लगा के भी आप कोई भी टॉपिक पे लिख सकते हो। तो उससे क्या होता है, वही जो सेंटेंस और ये राइटिंग स्किल में उसका बहुत मतलब हेल्प होता है। तो हर एक पार्ट में आपको और एक बात है जो कि आपको ऐसे वर्ड सेंटेंसेस जो भी दिखते हैं, हर एक पार्ट में तो नहीं रहे, ज़्यादातर करके रहते हैं। ऐसे अगर रहे तो ये आपको पंक्चुएशन मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के लिए आता है लैंग्वेज स्टडी में। तो पंक्चुएशन मार्क्स मतलब क्या होता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये जो आपको ये है जो साइंस है, पंक्चुएशन साइंस है, वो आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वाई शी सेड यू हैवंट ऑन एनी कॉलर एंड टाई। तो ये अगर सेंटेंस आपको दिया है तो ये चिन्ह आपको लगा के नहीं मिलेगा वहां पर। तो आपको ये चिन्ह अगर लगाने हैं तो आपको वाई वाई एक क्वेश्चन मतलब ये डायलॉग है, तो आपको वहां पर डबल एपिस्ट्रॉफी यूज करना है, कॉमा कहाँ पर यूज करना है, फुल स्टॉप कहाँ पर यूज करना है, ये सब चीजें वहां पर इंक्लूड हो जाती है। तो ऐसे ऐसे जो सेंटेंस है, क्योंकि आपको जो पंक्चुएशन मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में से ही सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा ये भी ध्यान में रखना है, जब आप पाठ पढ़ते हो तो आपको ऐसे सेंटेंसेस को भी आप अंडरलाइन करके रख सकते हो, हाईलाइट करके रख सकते हो। तो मतलब आपको जो भी पाठ पढ़ने बैठना है या पोएम आप पढ़ रहे हो, तो आपके साथ पेंसिल वो सब साथ में होना चाहिए, क्योंकि आप तुरंत वहाँ पर अंडरलाइन कर सको। और ऐसे तरीके से अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो बहुत ईजीएस्ट जाने वाला है और बहुत इजी आपको लिखने के लिए और पढ़ने के लिए भी होने वाला है। तो इस तरीके से ही आपका पूरा जो टेक्स्ट बुक है वो फॉर्मेटिंग जिसका उसका मतलब बनाया गया है, जो कि आपके लेवल से ही और आपके विचारों से ही, आपके एज के अनुसार है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको पूरा पाठ या कविता जब भी पोएम आप पढ़ते हो, उसका मीनिंग अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और एक सिंपल सी बात होती है, अपोजिट्स या एंटोनिम्स जिससे हम कहते हैं, मतलब विरुद्धार्थी और समानार्थी, जो आपको अदर लैंग्वेजेस में है, अपोजिट्स और सिनोनिम्स, इसका भी आप एक चार्ट बना के रख सकते हो। जैसे कि आपको जहाँ जहाँ पे भी अपोजिट शब्द मिले, जैसे डे नाइट है फॉर एग्जांपल, तो वैसे आप बना के रख सकते हो, आपके माहिती के लिए बना के रख सकते हो। और उसके बाद डायलॉग राइटिंग, ये सब जो चीज़ें मैंने बताई,
आपके आइडियाज वहाँ पे, ये जैसे ये यहाँ पर दिख रहा है ट्री डायग्राम बनाया है, तो ट्री डायग्राम बनाओ तो आपको लगता है कि ट्री बनाना है, वैसे नहीं होता है। ट्री डायग्राम मतलब ऐसे एरो करके आप उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको उसमें बाइफरगेट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए प्ले जो मैं बता रही थी आपको, तो यहाँ पर आपको डायलॉग राइटिंग की प्रैक्टिस आप यहाँ से मतलब आइडिया आप ले सकते हो कि पहला जो व्यक्ति बोल रहा है उस वो क्या बोल सकता है। आपको डायलॉग राइटिंग खाली 5 मार्क्स के लिए तो आता है, पर उसमें अलग अलग टाइप्स दिए रहते हैं। पहले में तो आपको खाली उसको अरेंज करना होता है, दूसरे में आपको 1 सेंटेंस दिया रहता है, सेकंड आपको कंप्लीट करना होता है, और थर्ड में आपको खुद से 6 एक्सचेंजेस मतलब 6 डायलॉग्स आपको वो रिलेटेड से वो टॉपिक से रिलेटेड आपको लिखने होते हैं। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डायलॉग्स मतलब हम जो कन्वर्सेशन करते हैं उसी को हम डायलॉग के तरीके से लिखते हैं। ऐसे आपको चारों यूनिट का बहुत अच्छी तरीके से अपने पीडीएफ में सब बताया गया है, और उसको ही आपको अच्छे से फॉलो करना होता है। और इसको ही अगर वही तरीके से आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, और उसमें कुछ भी दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं आएगी ऐसे इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो। क्योंकि सक्सेस अगर आपको पाना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, और उसका रिवीजन भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए पूरा काम कंप्लीट करना है। पीडीएफ आप पूरा देख सकते हो, जो कि आपको व्हाट्सएप के इसमें भी आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से अपना पूरा इंग्लिश का जो भी ये है कंटेंट है वो आपको अच्छे तरीके से रीड करना है। जब जब एक एक लेसन आपको पढ़ाया जाएगा उस तरीके से भी आपको उसका डीप नॉलेज आपको तब मिलेगा ही। तो थैंक यू वेरी मच सभी को बहुत अच्छी तरीके से शांति से सुनने के लिए। कुछ डाउट है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड या उसके सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी हाँ डाउट? मैम, हाँ मैम वो मुझे ग्रामर भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मेरा वर्ब थोड़ा वीक है तो मुझे वर्ब का प्रैक्टिस करना था, तो उसके लिए मैं पूछी ग्रामर भी इम्पोर्टेंट है। ग्रामर इम्पोर्टेंट है, और ग्रामर के लेक्चर्स भी यहाँ पर अपने होंगे ही। तो ग्रामर के या जैसे लेसन्स अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में सारी खाली मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया है कि कैसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई करनी है, उसमें क्या क्या कंटेंट आ सकता है। तो वर्ब मतलब आप जब भी पढ़ोगे तो कोई भी क्रिया जो होती है वो वर्ब में इंक्लूड होती है, और उससे रिलेटेड भी आपको पीडीएफ से वो सब आपको दिया जाएगा। और आप गूगल पे भी अगर सर्च करोगे तो वर्ब की अगर लिस्ट एक एंट्री मतलब एंटर करोगे ना, तो भी आपको सब वर्ड्स वहां पर मिल सकते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। हेलो हेलो। हाँ मैम। हाँ। हाँ, समझा मैंने जो बताया आपको? हाँ मैम। ओके ओके, थैंक यू। हेलो मैम, बोलिए। है ना ग्रुप में पीडीएफ नहीं आया है। ओके, आपके जो स्कूल के टीचर्स होंगे ना बेटा, तो आपको हाँ वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना, तो हाँ, उसमें आप उनसे ले सकते हो। ठीक है मैम। और जब भी और आपने वो कंपाउंड का क्या बताया था मैम? स्कूल में अवेलेबल हो जाएगा तब आपको स्कूल में भी सारी बुक्स मिलेगी ही, पर तब तक आपको पीडीएफ और दीक्षा ऐप अगर आपके मोबाइल में है तो आप दीक्षा ऐप से भी इंग्लिश का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है मैम। ओके, और किसी को कुछ डाउट्स है? सर और कोई बच्चे हैं जिन्होंने हैंड रेस किया? हेलो मैम, आज लिंक भी नहीं आया था। हेलो, हेलो। लिंक ऑल डेज के लिए एक ही होता है बेटा, जो आपको पहले दिन ग्रुप में या
आपको रिलेटेड आपके स्कूल टीचर्स ने आपको दिया होगा, तो वही हाँ। लिंक रोज का रहता है, रोज चेंज नहीं होता। रोज आप ठीक है 8 बजे मैम। वही लिंक से ज्वाइन होना है आपको। हाँ 11:30 बजे तक वही होता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। जो आपको पहले दिन लिंक मिला है वो रोज नहीं मिलता है, वो एक ही बार आपको मिल जाएगा, तो रोज वही लिंक से आपको ज्वाइन होना होता है। मैम आपने बोला कि वोकैबुलरी भी हेलो। तेज कर रहे हैं, तो टीचर हम लोग, मेरे पास वोकैबुलरी की बुक है, तो क्या मैं उसमें से पढ़ सकती हूँ? पढ़ सकते हो, वेरी गुड। आपके पास छोटा डिक्शनरी का बुक होगा, उससे भी पढ़ सकते हो। नहीं तो 8वीं तक आपको छोटा छोटा डिक्टेशन हार्ड वर्ड्स का एक बुक मिलता था, शब्दार्थ जिसपे लिखा रहता था। वैसे भी बुक्स अगर आपके पास है तो आप वो भी ले सकते हो। नहीं तो एक छोटा डिक्शनरी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ले सकते हो, तो डिक्शनरी में भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, A to Z से लेके A to Z तक। ए से आने वाले, बी से आने वाले बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो जब भी आपको बोर हो रहा है या आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप वो देख सकते हो। रोज आप 5-5 या 10-10 शब्द भी लिखोगे तो भी आपको बहुत इफेक्ट होगा उसका। ठीक है, ओके, थैंक्स। ओके। सुनील कुमार, आप कुछ पूछना चाहते हो क्या? हेलो। हाँ। क्या मैथ्स का सम में डाउट था? हेलो। हाँ हेलो टीचर। हाँ क्या मैथ्स का सम में कुछ पूछने का था? बेटा, अभी इंग्लिश का लेक्चर है ना, मैथ्स के लेक्चर में मैथ्स का पूछना है। ठीक है। तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। एंड नेक्स्ट जो लेक्चर्स रहेंगे लेसन से रिलेटेड या इससे रिलेटेड, तो आपको वही लिंक से अच्छे से ज्वाइन करना है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स एंड सर आल्सो, थैंक यू वेरी मच।